दोस्तों वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं जो पंचायती राज की सीरीज़ ला रही हूँ उसमें ये चैप्टर 3 है हरिराम पटेल के बुक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 देखते हैं कि चैप्टर 3 में क्या दिया हुआ है। तो देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये आया था पंचायती राज अधिनियम। क्योंकि देखो विभिन्न समय में ना बहुत सारी समिति और उनके सिफारिश उन्होंने जो किया था उसके आधार पर ना 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए क्योंकि एमएल सिंघवी समिति ने सबसे पहले बोला था कि इसको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। तो उसी के तहत 1992 में 73वें संविधान संशोधन में उसमें पार्ट 9 में जोड़ा गया है ना पंचायती राज, और अनुसूची 11 में जोड़े गए और बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब मैंने ये पहले ही बता चुका है लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1992 को। कब हुआ? लोकसभा में पारित 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा द्वारा पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को। और जो राष्ट्रपति के द्वारा ना साइन किया गया या अनुमोदित किया गया वो 20 अप्रैल 1993 को किया गया। कब किया गया? 20 अप्रैल 1993 को किया गया। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हो गया, जस्ट 4 दिन बाद। ठीक है, जस्ट 4 दिन बाद पंचायती राज लागू हो गया, है ना। उस समय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने साइन किया? तो शंकर दयाल शर्मा है। शंकर दयाल शर्मा जो है ना उस समय राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस की सरकार थी, और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, 24 अप्रैल को ना पंचायती राज दिवस हर साल हमारे भारत में मनाया जाता है। अब संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो भाग 9 में जोड़ा गया था पंचायती राज। ठीक है, अनुच्छेद 243 में, और अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक टोटल 15 उपखंड है ना। और अनुसूची 11 भी जोड़ी गई पंचायती राज के लिए। उसमें 29 सब्जेक्ट में इनको शक्ति दी गई पंचायती राज को। ठीक है, 29 विषय में वो अपने कार्य कर सकते हैं और योजना बना सकते हैं। अनुसूची 11 जोड़ी गई और भाग 9 जोड़ा गया अनुच्छेद 243, है ना। और 243 में भी 243A से 243O तक टोटल 15 उपखंड जोड़े गए। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन, जहां लागू नहीं है। कहाँ पे लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन इन द सेंस पंचायती राज। तो देखो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली में लागू नहीं है। ठीक है, पंचायती राज। और 6वीं अनुसूची के जो राज है ना वहाँ पे भी लागू नहीं है। और 6वीं अनुसूची के राज कौन से? AMTM है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, AMTM है ना। तो यहाँ पे भी लागू नहीं है। और साथ ही साथ संघ शासित प्रदेश दिल्ली में भी लागू नहीं है। विशेष छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया। पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण था, फिर उसको जिला पंचायत जब बनाया गया तो उसमें विलीन कर दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाग 9। ठीक है, अब भाग 9 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए, जिसका अनुच्छेद 243A का से अनुच्छेद 243O ऋणा के रूप में विस्तार किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान है। ठीक है, बहुत सारे इसके अंतर्गत प्रावधान हैं। अनुच्छेद 243 में ना क्या लिखा है? परिभाषाएं लिखा है। क्या बोला है? परिभाषाएं। तो हमेशा स्टार्टिंग में परिभाषा ही होती है। तो परिभाषा सबसे पहले जिले का परिभाषा, ग्राम सभा क्या होता है उसका परिभाषा, मध्यवर्ती स्तर का परिभाषा, पंचायत का क्या परिभाषा होता है, पंचायत क्षेत्र का परिभाषा, जनसंख्या का, ग्राम का। तो ये जितने सब क्षेत्र हैं टोटल 7, उनका परिभाषाएं ही दिया है 243 में। एक्चुअल में चालू होता है 243A से पंचायती राज का अधिनियम पूरा धारा चालू होता है, लेकिन 243 में के अंतर्गत है ये, और 243 में परिभाषा दे दी गई है। तो देखो 243 में ना ग्राम सभा दिया है। ए में 243A में क्या दिया है? ग्राम सभा दिया है। ठीक है, कि ग्राम सभा होगा। ठीक है, जो कि सबसे निचले स्तर पे होगा ग्राम सभा।
तो ए में क्या है, ग्राम सभा, याद करते चलिएगा इसको, ठीक है। 243 बी में क्या लिखा है, बी या खा में पंचायतों का गठन, देखो सबसे पहले ग्राम सभा, फिर गठन, फिर संरचना, ठीक है। बी में पंचायतों का गठन और सी में संरचना। डी में आरक्षण बोलता है, आरक्षण किस में बोलता है, डी में बोलता है या घा में बोलता है। 243 ई में क्या बोलता है, डा में पंचायतों का कार्यकाल बोलता है ना, टाइम पीरियड बोलता है, पंचायतों का कार्यकाल ये ई में बोलता है। एफ में क्या बोलता है, एफ में निहरताएँ बोलता है, ठीक है ना। निहरता मतलब कैसे वो निहरता हो, निहर हो जाएगा, निहरता हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि वो कैसे निहर है, तो ये एफ में बोलता है, ठीक है। तो ऐसे फोकट का है, ऐसे करके याद रख लेगा उसका। जी फॉर पावर, अच्छा जी फॉर पावर, तो पावर मतलब शक्ति, ठीक है, जूनियर जी वाला है ना। शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व 29 विषय पर इनको शक्तियाँ बनाने का अधिकार दिया गया है। एच में क्या लिया है, एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियाँ दिया है। तो कर मतलब टैक्स, ठीक है। तो टैक्स का जो दिया है ना वो एच में दिया है, किस में दिया है, टैक्स एच में दिया है। आई में क्या दिया है, आई में राज्य वित्त आयोग का गठन दिया है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए, ठीक है। तो वित्त मतलब इनकम और इनकम मतलब पैसा, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में किस में दिया है, आई में दिया है या झा में दिया है। अनुच्छेद 243 जे में क्या दिया है, जे में तो पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा बोला है, ठीक है। समपरीक्षा बोला है मतलब कि उनमें जो उन्होंने लेखा बना के रखेंगे उसकी समपरीक्षा करेंगे, तो ये जे में बोला है ना, अकाउंटिंग। के में क्या बोला है, पंचायतों की निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग बोला है, मतलब इलेक्शन बोला है, ठीक है, इलेक्शन बोला है के में। उसके बाद में एल में क्या बोला है, तो पंचायती राज संघ का राज्य क्षेत्र में लागू होना, ठीक है, लागू होना ना ये एल में बोला है या ठा में बोला है। अब उसके बाद में लागू होना, उसके बाद में क्या आएगा, लागू ना होना। तो एम में क्या बोला है, लागू ना होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। और अनुच्छेद 243 एन में क्या दिया है, विद्यमान, अब देखो लागू होना, लागू ना होना, बना रहना और न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, ठीक है। तो एन में क्या दिया है, विद्यमान विधि और पंचायतों का बना रहना, निरंतरता दिया हुआ है। और अनुच्छेद 243 ओ ण में क्या दिया है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया है ओ में। किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को निम्न सक्षम याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को क्वेश्चन किया जा सकता है, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को किया जा सकता है और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को क्वेश्चन किया जा सकता है। ये हम पहले ही पढ़े थे। ग्राम पंचायत पंच और सरपंच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को करेगा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य कलेक्टर को करेंगे और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य ना संचालक पंचायत को प्रश्नगत किया जा सकता है इनके तहत में अगर कोई प्रॉब्लम है। तो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है तो ओ में दिया है, एन में बना रहना, एम में लागू होना, ठीक है, लागू ना होना, एम में लागू ना होना और एल में लागू होना है। के में इलेक्शन है, जे में लेखाओं की संपरीक्षा है, आई में इनकम मतलब वित्त आयोग, एच में टैक्स है, TAX टैक्स, जी में शक्तियाँ, जी जूनियर जी शक्तियाँ प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व 29 विषयों में, एफ में क्या है, निहरता है ना, ई में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल है और डी में क्या है, आरक्षण है, सी में क्या है, संरचना, सी संरचना और बी में गठन दिया है और ए में ग्राम सभा दिया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको ना नगरीय निकाय से कंपैरिजन करते हुए पूरा बताया हुआ है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ डाला है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। उसी तरीके से 243P में ता में परिभाषाएं दिया हुआ है, ठीक है, नगरीय निकाय हेतु परिभाषाएं दिया हुआ है। इसमें ना अनुच्छेद ज़्यादा है नगरीय निकाय में, ठीक है, और ना पंचायती राज में 15 अनुच्छेद है बट वहाँ पे 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे 243 में ग्राम सभा दिया हुआ है, लेकिन परिभाषाएं तो वहाँ पे 243 में दे चुका था, है ना, पंचायती राज में 243 में दिया था।
तो यहाँ पे इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़गी, लेकिन यहाँ पे पी में ना परिभाषाएं दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो परिभाषाएं दिया होगा कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका जस्ट पी के जस्ट क्यू से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 243 में पंचायतों का गठन दिया है और यहाँ पे 243 क्यू में पंचायतों का गठन दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सी में संरचना दी हुई है, फिर यहाँ पे आर में संरचना दी हुई है। ठीक है, उसके बाद में सीटों का आरक्षण डी में दिया हुआ है और यहाँ पे सीटों के आरक्षण से पहले एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया है, मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो 243 एस मतलब वार्ड समितियों का गठन और संरचना। तो कैसे याद रखेंगे, एस मतलब समिति, एस मतलब समिति, समिति भी ऐसा आ रहा है और ऐसे में इसमें भी ऐसा आ रहा है, तो दोनों को ऐसे करके याद रखिएगा, है ना। तो 243 एस में क्या बोला है, वार्ड समितियों का गठन और संरचना। सीटों का आरक्षण डी में दिया है और पंचायतों का कार्यकाल ई में दिया हुआ है। और यहाँ पे अवधि जो है ना, अवधि मतलब कार्यकाल यू, इसमें यू में दिया है, 243 यू में दिया हुआ है अवधि। ठीक है, अवधि इसमें यू में दिया हुआ है। उसके बाद में एफ में यहाँ पे निहरताएँ थी, तो यहाँ पे वी में निहरताएँ हैं, कहाँ पे वी में निहरताएँ हैं। ठीक है, उसके अंदर जी में जी फॉर जूनियर जी शक्ति बोला है, लेकिन अब यहाँ पे जी से नहीं है, इसमें डब्लू से, वाट, वाट मतलब शक्ति, शक्ति मतलब पावर। ठीक है, तो यहाँ पे वाट से यहाँ पे शक्ति आई है नगर निगम में, मतलब नगर पालिका में। ठीक है, तो नगर पालिकाओं की आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो है ना, ये ना डब्लू में दिया हुआ है। उसके बाद में एच में यहाँ पे कर अधिरोपित करने की शक्ति थी, लेकिन यहाँ पे एक्स में दिया हुआ है। एक्स मतलब देखो, कर मतलब होता है टैक्स और TAX लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो 243 एक्स में क्या दिया है, यहाँ पे नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ जो है ये 243 एक्स में दिया हुआ है। और वहाँ पे क्या दिया, किस में दिया था, एच में दिया हुआ था। आई में यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का गठन दिया है, आई में, है ना, इनकम मैं बताई थी। यहाँ पे ना वाई में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, वाई में दिया है वित्त आयोग। ठीक है, वाई मतलब पैसा। उसके बाद में जे में लेखाओं की संपरीक्षा दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे जेड में दिया हुआ है लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा इसमें जेड में दिया है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें जे में है, इसमें जेड में है। और के में यहाँ पे इलेक्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 243 जेड ए में देखो, जेड के बाद जेड ए आया, जेड बी, जेड सी ऐसे आ गया है। तो नगर पालिकाओं का जो इलेक्शन है ना, उसके लिए निर्वाचन आयोग होगा, तो ये जेड ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, जेड ए में दिया हुआ है। यहाँ पे एल में बोला गया था कि लागू होना है। ठीक है, पंचायती राज का संघ राज क्षेत्रों में लागू होना। और यहाँ पे क्या दिया है, जेड बी में दिया है संघ राज क्षेत्र में लागू होना। ठीक है, तो यहाँ पे 243 जेड बी में दिया हुआ है। यहाँ पे 243 एम में क्या बोला है, कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। तो यहाँ पे जेड सी में बोला है कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। ठीक है, जेड सी में बोला है कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। उसके बाद में जेड सी के बाद में जेड डी दे दिया है इसमें, और वहाँ पे एस में समिति दी हुई थी। अब यहाँ पे जेड डी में ना जिला योजना के लिए समिति दिया है। ठीक है, जेड डी में जिला योजना के लिए समिति दिया है, और जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति दिया है। ठीक है, महानगर योजना के लिए समिति दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है नगरीय निकाय में। ठीक है, तो जेड डी में क्या दिया है, जिला योजना के लिए समिति, और जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति दिया हुआ है। तो 3 अनुच्छेद ज़्यादा हो गए इसमें। फिर उसके बाद में 243 एन में दिया हुआ है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। यहाँ पे एन में बना रहना दिया हुआ है। यहाँ पे जेड एफ में दिया है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। और यहाँ पे ओ में क्या बोला है, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन बोला था, लेकिन यहाँ पे 243 जेड जी में बोला है या छा में बोला है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक है, तो जेड जी में क्या बोला है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन बोला है जेड जी में, और यहाँ पे ओ में बोला था। यहाँ पे ग्राम सभा एक्स्ट्रा दिया था पहले में, और वहाँ पे क्या दिया था, वहाँ पे परिभाषाएं दी थी पहले वाले में। ठीक है, पी में। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन करके। इसको वीडियो को अगर आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, हम अनुसूची 11 में आते हैं। अनुसूची 11 में क्या क्या दिया है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन पेज क्रमांक 53 में से ये लिया गया है।
73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल करते हुए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ना, ये तो पता है हमको। तथा राज्य के कुल विषयों मतलब 29 विषयों में मैंने बोला था जी फॉर शक्ति, ठीक है, तो 29 विषयों पर अधिकार पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का प्रावधान प्रायोजित किए गए हैं। तो किस किस चीज़ में इनको शक्ति दिया गया है, क्या क्या चीज़ में काम करने का। तो पहला है कृषि एवं कृषि विस्तार समिति का करते हुए, मतलब कि ये कृषि से संबंधित इनके पास शक्ति है कि इसमें ये अपना बना सके कोई भी नियम। भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, भूमि चकबंदी और मिट्टी संरक्षण के लिए भी इनको मिला है। लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल फैलाव विकास के लिए भी बना सकते हैं। पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन के लिए भी कर सकते हैं। मत्स्य पालन के लिए भी ये कर सकते हैं, है ना। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के लिए भी ये बना सकते हैं। लघु अनुपज के लिए बना सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग के लिए भी बना सकते हैं। खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के लिए भी ये बना सकते हैं। ग्रामीण आवास, ग्रामीण गृह निर्माण के लिए भी ये बना सकते हैं। पेयजल के लिए बना सकते हैं। ईंधन तथा चारे के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। सड़क, पुलिया, पुल, पार, घाट, फेरीज, जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन के लिए भी बना सकते हैं। और विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी ये बना सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए, गरीबी उन्मूलन योजना के लिए, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा के लिए, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी, है ना, प्रौढ़, है ना, जो जिसका एज हो जाता है उनको शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय के लिए, सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए, बाजार तथा मेले के लिए, अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा औषधालयों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए, परिवार कल्याण के लिए, महिला एवं बाल विकास के लिए, विकलांग और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण और कमज़ोर वर्गों का कल्याण, विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का, ये सब क्षेत्र में भी ये बना सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और सामुदायिक अस्थियों का संधारण के लिए, ये सब 29 सब्जेक्ट हो गए जिसमें ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो सामुदायिक अस्थियों का संधारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष अनुसूचित जातियों और जनजातियों का, विकलांगता और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा औषधालय को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बाजार तथा मेले, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, पुस्तकालय, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा, गरीबी उन्मूलन योजना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, पुलिया, पुल, पार, घाट, फेरी, जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन, ईंधन तथा चारे के लिए, पेयजल, ग्रामीण आवास, ग्रामीण गृह निर्माण, खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग, लघु अनुपज, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल फैलाव विकास, भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, भूमि चकबंदी और मिट्टी संरक्षण, कृषि एवं कृषि विस्तार से सम्मिलित करते हुए ये इतने सारे सब्जेक्ट में इनको अधिकार है। तो देखो, ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन अध्याय कितने में है? 6, अध्याय 6 में ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन दिया है। अध्याय 6 में धारा कौन सी है? 49 में कार्य दिया है ना। और धारा 49A में अन्य कार्य दिए गए हैं, ठीक है। और अनुसूचित 11 में इसका वर्णन है, इनके कार्यों का। अनुसूची 11 में वर्णन है, धारा 49A में अन्य कार्य दिया है, 49 में कार्य दिया है और अध्याय 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कर सूची को नीचे दिए गए कूट से मिलान करना है, ठीक है। तो कौन से जगह में क्या क्या बोला जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पंचायतों में कौन कौन से स्टेट में, राज्य में क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में तो आपको पता होगा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो इसको दिक्कत है ही नहीं है आपको। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सेम बोला जाता है, जैसे हमको, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया। फिर उसके बाद में ना हरियाणा में क्या बोला जाता है? हरियाणा में ना ग्राम पंचायत बोला जाता है,
पंचायत समिति बोला जाता है और जिला परिषद बोला जाता है। जो भारत में जो बोला जाता है वही हरियाणा में बोला जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हिमाचल प्रदेश में भी वैसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। झारखंड में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। महाराष्ट्र में भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उड़ीसा में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। राजस्थान में भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। त्रिपुरा में भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब जहाँ पे थोड़ा सा अलग है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जस्ट हमारे नीचे हैं, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत और मंडल परिषद बोला जाता है। जनपद को मंडल परिषद बोला जाता है और जिला परिषद बोला जाता है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और जिला परिषद। गुजरात में ना उसको तालुका बोला जाता है। गुजरात में क्या बोला जाता है? तालुका परिषद बोला जाता है और जिला पंचायत बोला जाता है। ग्राम पंचायत, तालुका परिषद और जिला पंचायत। कर्नाटक में ना ग्राम पंचायत बोला जाता है, तालुका पंचायत बोला जाता है और जिला पंचायत बोला जाता है। ठीक है। तो गुजरात में तालुका परिषद बोला जाता है और कर्नाटक में तालुका पंचायत बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ना अंचल समिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरुणाचल अंचल। अरुणाचल में बीच को मतलब जनपद को अंचल समिति बोला जाता है। मैक्सिमम ना पहले वाला ही मतलब बीच वाला ही जनपद ही थोड़ा सा चेंजेस है ज़्यादा, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है। उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश में ना अंचल समिति बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद बोला जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है ना उसमें ज़्यादातर कि अंचल का यूज़ किया जाता है। अंचल समिति, आंचलिक परिषद जैसे पश्चिम बंगाल में। उसके अंदर जिला परिषद बोला जाता है जिला को, और ग्राम पंचायत बोला जाता है। असम में ना गोवन पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोवन पंचायत बोला जाता है असम में। और बीच वाले को मतलब कि जनपद को आंचलिक पंचायत बोला जाता है। ठीक है। आंचलिक पंचायत बोला जाता है और जिला को जिला परिषद बोला जाता है। उसके बाद बिहार में ग्राम पंचायत, और ये देखो यहाँ पे सिर्फ पंचायत लिखा है तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार में ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत और जनपद को पंचायत बोला जाता है और जिला को जिला परिषद ही बोला जाता है। तमिलनाडु में ना ग्राम पंचायत, पंचायत संघ बोला जाता है। देखो तमिलनाडु में पंचायत संघ बोला जाता है और जिला पंचायत बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में ना ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत। ठीक है। तो क्षेत्र जो है इसका ये याद रखने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में ना ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत बोला जाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत बोला जाता है। केरल में ना ग्राम पंचायत और प्रखंड पंचायत बोला जाता है ना। उसके बाद गोवा में देखो गोवा में ना द्विस्तरीय है, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। मणिपुर में भी द्विस्तरीय है, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। सिक्किम में भी द्विस्तरीय है, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। तो सिक्किम भी सबसे छोटा है तो यहाँ पे इतना त्रिस्तरीय रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मणिपुर में भी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, और गोवा में भी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, ये द्विस्तरीय है। केरल में प्रखंड पंचायत बोला जाता है और उत्तराखंड में मध्यवर्ती पंचायत बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है? क्षेत्र पंचायत बोला जाता है। और तमिलनाडु में पंचायत संघ बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मैप दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो देखो ऊपर तरफ ना पूरा पंचायत समिति ऐसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मध्यवर्ती पंचायत बोला जाता है। बीच वाले को बोला है ब्लॉक स्तर में, मतलब जिसको हम जनपद बोलते हैं उसमें का दिया हुआ है क्योंकि उसी का ज़्यादा चेंजेस है ना, इसलिए। तो बीच वाले को हिमाचल प्रदेश में मध्यवर्ती पंचायत बोला जाता है और राजस्थान में पंचायत समिति बोला जाता है मध्यवर्ती को। और गुजरात में तालुका परिषद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालुका परिषद बोला जाता है। और यूपी में तो क्षेत्र पंचायत बोला जाता है जनपद को, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट वाला ना आंचलिक यहाँ पे इन लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि असम में आंचल समिति बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, और असम में आंचलिक परिषद बोलते हैं। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में भी आंचलिक परिषद बोला जाता है। मणिपुर में पंचायत समिति बोलते हैं। यहाँ पे मतलब जस्ट झारखंड में पंचायत समिति बोलते हैं। और मध्यवर्ती को बिहार में सिर्फ पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ पंचायत बोलते हैं। ठीक है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो आपको पता है जनपद पंचायत। जस्ट उड़ीसा में ना पंचायत समिति बोलते हैं मध्यवर्ती स्तर को, है ना। और महाराष्ट्र में ही पंचायत समिति बोलते हैं।
जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना है वहाँ पे मंडल परिषद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंडल परिषद बोला जाता है। दोनों एक दूसरे से कट के बने हैं तो यहाँ पे मंडल परिषद बोला जाता है। कर्नाटक में ना तालुका पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालुका पंचायत बोला जाता है कर्नाटक में। प्रखंड पंचायत ना केरल में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रखंड पंचायत केरल में बोला जाता है। और तमिलनाडु में पंचायत संघ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचायत संघ। ठीक है। और तालुका कर्नाटक में, प्रखंड केरल में, जो अलग अलग है उसी को थोड़ा देख लेते हैं। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मंडल, तालुका बोला जाता है गुजरात में, और तालुका कहाँ बोला जाता था? कर्नाटक में ही बोला जाता है। उसके बाद में मध्यवर्ती पंचायत ये हिमाचल प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत यूपी में, और सिर्फ पंचायत बिहार में। आंचलिक ये नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि असम और अरुणाचल प्रदेश में अंचल, और पश्चिम बंगाल में भी आंचलिक परिषद। उसके बाद में इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया था, उसको हमने नहीं देखा था, तो देख लेते हैं। जनपद पंचायत कहाँ पे बोला जाता है? मध्य प्रदेश में, है ना, बीच वाले को, माध्यमिक को, तो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में बोला जाता है। अच्छा ये बताओ मेरे को, आंचलिक परिषद कहाँ बोला जाता है? आंचलिक वाला वगैरह वगैरह सब पश्चिम बंगाल में यूज़ किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद में क्षेत्र पंचायत जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। और तालुका परिषद ना गुजरात में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? गुजरात में बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट हो जाता है कंप्लीट, चैप्टर 3, है ना। मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही मैं आगे नेक्स्ट लेके आऊँगी, इसके पूरे पार्ट्स में ख़त्म करूँगी, ये बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अगर हो सके तो, और इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए बाय बाय।